साथियों, स्वागत है आप सबका रिसर्च की एक और शानदार जानदार क्लास में। आप सभी को पता है शोध गंगा ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से आप रिसर्च के टॉपिक, टाइटल और उसका किस तरीके से उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया गया है, उन सब चीजों को जान सकते हैं। प्लेगरिज्म के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है कि आपका थीसिस कोई टीप ना सके, कोई किसी का कॉपी ना कर सके, कोई किसी का डेटा ना चुरा सके। आज हम बात करेंगे साथों आईसीटी की, यानी कि रिसर्च में तकनीक का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए, कितना जरूरी है। दूसरा, प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि किसी के कंटेंट को कोई चोरी ना करें, यह कितना जरूरी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि शोध की मौलिकता बनी रहे, इसलिए आजकल शोध को डिजिटल किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आईसीटी के डिजिटल होने की कहानी। आज हम पढ़ेंगे आईसीटी में, रिसर्च में आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है, और आप लोग जब पीएचडी करोगे तो किस तरीके से आपका थीसिस किताब के रूप में भी बनेगा, हार्ड कॉपी के रूप में बनेगा और सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी बनेगा। जब मैंने पीएचडी की थी तो मैंने उसका सॉफ्ट कॉपी किस तरीके से दिया और उसका प्लेगरिज्म किस तरीके से चेक हुआ, इस सेशन में आज साथियों हम लोग समझने वाले हैं, और वो भी विस्तार से। सब लोग पेन कॉपी निकाल लो, कुछ चीजें आपको लिखवानी है, कुछ चीजें समझानी है। आज की क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा इस चीज को, ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब, तैयार हो? आज रात में सारे पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। आज मैंने हिंदी की क्लास से भी इसलिए ब्रेक ले लिया था कि मैं सोच रहा था पीडीएफ वगैरह सब कुछ एक साथ डाल देता हूं। चलो भाई साहब, सबसे पहले कि आईसीटी क्या है। आईसीटी मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको तकनीक की कहां कहां आवश्यकता पड़ती है, बस ये समझ लो आप। यानी रिसर्च में तकनीक, आईसीटी यानी कंप्यूटर, लैपटॉप में क्या क्या हम कर सकते हैं, बस यही अनुप्रयोग है। ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शोध के प्रमुख 4 चरणों में आईसीटी की आवश्यकता होती है। एक है साथियों पूर्व शोध, यानी शोध से पहले क्या क्या तैयारी की जाएगी, उसमें आईसीटी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं उनके बारे में सर्च करना, ठीक है। उसके बाद में आजकल के जमाने में जो डेटा एकत्रित करते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं। गूगल फॉर्म भरवा लिया किसी से, है, ऑनलाइन सर्वे कर दिया, तो आजकल ऑनलाइन बहुत काम होता है। डेटा का विश्लेषण ऑनलाइन किया जाता है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करना आसान होता है। मैन्युअली मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से आसान हो जाता है। और इसी तरीके से आजकल पब्लिकेशन की भी कोई कॉपी किताब प्रकाशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर डिजिटल रूप से अपने शोध पत्र का या शोध पेपर का या किसी भी तरीके से आपने कोई किताब लिखी है, ई बुक लिखी है, किसी भी तरीके से, तो आपको किसी प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट साथ उसको सोशल मीडिया, इंटरनेट या बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं या जर्नल्स हैं जो ऑनलाइन भी इन चीजों को प्रकाशित करते हैं। ये केवल और केवल कब संभव हुआ है, जब शोध में आईसीटी का आगमन हुआ हो। ओके, ठीक है। आइए साथियों आगे कुछ विस्तार से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक है साथियों रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL करने से पहले, यानी लिटरेचर रिव्यू, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि भाई साहब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि मान लो कि आप XYZ टॉपिक पर काम करने वाले हो। मान लो आप पीएचडी करोगे। आप में से कितने लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं? नीचे लिख दो, सब लोग कमेंट में लिख दो यूजीसी नेट रिसर्च। सब लोग कमेंट में लिख दो यूजीसी नेट रिसर्च। जो अभी देख रहा है वो भी, और जो बाद में देख रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में वो भी, सब लोग यूजीसी नेट रिसर्च लिख दो। मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप लोगों को पीएचडी करनी है। सब लोग लिख दो। अब मेरी बात ध्यान से समझो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि आप मान लो कि किसी एक टॉपिक पर पीएचडी करना चाहते हैं। अब भाई पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केवल आप ही हैं इस दुनिया में, इसके अतिरिक्त कोई दुनिया पैदा ही नहीं हुई। भाई रिसर्च तो आप ये सोचो कि सिलेबस का हिस्सा तो बहुत छोटा है। भारत देश में विश्वविद्यालय कितनी पुरानी है?
और हर साल कितने कितने छात्र, देश को आजाद हुए कितने दिन हो गए हैं, और हर साल हर 6 महीने में कितने लोग रिसर्च करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक पर बार बार रिसर्च हो चुका हो। तो इसके लिए क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, उसको साहित्यिक समीक्षा भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम उस डेटा को काउंट देखते हैं जो डेटा उस पर काम हो चुका है। अब फिजिकली डेटा ढूंढना अपने आप में मुश्किल है, इसलिए लोग रिसर्च को ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं और डिजिटली रूप से हम सर्च करके देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर कितना कितना काम हुआ है। ये त्वरित, तेज, जल्दी केवल और केवल तब संभव हुआ है जब इंटरनेट के माध्यम से काम होने लगा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको XYZ टॉपिक पर काम करना है, तो आप पूरे भारतवर्ष की विश्वविद्यालय में तो घूम नहीं सकते। आप थोड़ी ना घूम सकते हो, हर जगह पता लगा सकते हो, भाई तूने फलाने पर काम किया है क्या, तूने ढिमकाने पर काम किया है क्या, तूने किससे PhD किया है, तूने कौन सा रिसर्च। अरे भाई किस किस से पूछोगे तुम, तो तुम्हारा तो होल ईयर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तुम्हारा खुद का रिव्यू हो जाएगा। तो आजकल भारत सरकार या रिसर्च से जुड़ी हुई संस्थाएं सारे रिसर्च को, शोध को ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, ताकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में या शोध का रेफरेंस लेने में आसानी हो जाए। इसलिए शोध में ICT की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए क्या होती है, शोध में ICT की आवश्यकता होती है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाइयों। थैंक यू आशीष, थैंक यू। ओके, अब मेरी बात जान, रिव्यू ऑफ लिटरेचर समझ गए ना आप लोग, भूलना नहीं है इसको कभी भी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब आप समझ गए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या हो। अब हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण, जो जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, वो है साथियों शोध गंगा। आपने अगर शोध गंगा पर, मैंने वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पर कि शोध गंगा क्या है, किस तरीके से महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट PhD करना चाहता है या भविष्य में वो PhD करने की सोच रहा है या अभी वो PhD कर भी रहा है इनफैक्ट, तो उसको एक वेबसाइट, मेरा रिकमेंडेशन है, शोध गंगा जरूर से देखनी चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी शोध गंगा ऐसा क्या है कि आप उस पर इतना जोर दे रहे हो। शोध गंगा, जितने भी शोध हो रहे हैं, जितने भी थीसिस लिखे जा रहे हैं, उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब मान लो एक बात समझो कि इससे पहले, शोध गंगा से पहले कितने शोध पेपर लिखे होंगे, कितने शोध रिसर्च ग्रंथ लिखे होंगे, थीसिस, वो लाइब्रेरियों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, कोई उनको पढ़ने वाला नहीं है, बस PhD की फ्री। आगे आने वाले आम जन को, जनता को, स्टूडेंटों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। अब एक एग्जांपल देकर मैं आपको ये समझाता हूं कि मान लो कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD किया, मान लेते हैं ऐसा, मान लिया। अब मेरा PhD पड़ा है लाइब्रेरी में। आपको तो दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कोई घुसने भी नहीं देगा, क्योंकि वो लाइब्रेरी केवल छात्रों के लिए होती है। आप मेरे थीसिस को कभी पढ़ नहीं सकते, मेरे थीसिस को कभी देख नहीं सकते, या जितने भी थीसिस जो लोगों ने लिखे हैं उनको देख नहीं सकते। तो क्या हुआ, भारत सरकार ने, आज से नहीं, पुरानी सरकार की बात कर रहा हूं, कहीं आप ये वाली सरकार मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, पुरानी सरकार नहीं, सरकार से पुरानी सरकार मतलब मेरे कहने मतलब जो एजेंसियां जो शोध करवाती हैं, उन लोगों ने जितने भी शोध ग्रंथ यानी थीसिस, शोध ग्रंथ मतलब थीसिस जितने भी विश्वविद्यालय के थीसिस हैं, उनको सबको स्कैन करवाया जा रहा है। जो थीसिस पुराने हैं उनको स्कैन करवाया जा रहा है, उनका PDF बनाया जा रहा है और शोध गंगा पर अपलोड कर दिया जा रहा है। या जो थीसिस नए हैं, आज के दौर में लिखे जा रहे हैं, उनका डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी ले ली जाती है, चाहे वो CD के फॉर्मेट में, चाहे वो पेन ड्राइव के फॉर्मेट में, आपको डिजिटल ले लिया जाता है, उसका सॉफ्ट कॉपी ले लिया जाता है और उसको शोध गंगा पर अपलोड कर दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि साथियों, शोध गंगा पर आपको पुराने थीसिस सारे देखने को मिल जाएंगे। ओके, समझ गए आप लोग। ये है साथियों शोध गंगा, तो आप लोग इसको जरूर से देखो। एक साथियों शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री भी इस शोध गंगा के तरह का ही प्लेटफॉर्म है। यहां पर नए नए छात्रों के शोध प्रस्ताव का भंडार को यहां पर संग्रहित किया गया। यहां पर साथियों ई शोध सिंधु करके एक वेबसाइट है, आप इसको भी देखो, इनका एक ही तरीका है। और एक है साथियों गूगल स्कॉलर। मैं आपके सामने सारे वो वेबसाइट लिख कर ले आया हूं जहां से आप शोध की रूपरेखा समझ सकते हो।
भाई ये जो क्लास में आज मैं समझा रहा बता रहा हूं ना, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है जो पीएचडी करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से इस क्लास को देख लेना। अपने आप को 30 मार्क का मत समझना कि सच सच ही तो बता रहे हैं। ये चीजें अपने जीवन में उतार लेना, ध्यान रखना। ओके, आइए साथ हमने सबसे पहले शोध गंगा, शोध गंगोत्री, गूगल स्कॉलर, शोध सिंधु के बारे में समझ लिया है। ये मोस्ट है भाई, ये ध्यान रखना। आप सबको इस चीज का ध्यान रखना है। ये चीज क्या है? मोस्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं साथियों ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे हम शोध को और आसानी से कर सकते हैं, यानी शोध करने का आसान तरीका। अब ये साथियों एक देखा होगा कि अलग अलग सॉफ्टवेयरों के माध्यम से आप डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। अब ये क्या है साथियों? एक प्रकार से पीडीएफ जो हम बनाते हैं शोध की, उसको व्यवस्थित करने का एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से एक जेट्रो है, ओपन सोर्स है, जो ब्राउजर से सीधे स्रोत को सहेजता है, जो एमएलए और ऐसे कई सारे श्रेणियों को तैयार करता है। मेरे कहने का मतलब ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। इसमें आपका गूगल क्रोम भी हो सकता है, आपका इसमें जो पीडीएफ को ओपन करता है एडोबी पीडीएफ रीडर, वो भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो डिजिटल डेटा को दिखाते हैं। वो सारे डिजिटल डेटा शोध में महत्वपूर्ण काम में लेते हैं। नेहा ने कुछ पूछना चाहती है क्या? नेहा सर अभी डिजिटल सिस्टम है सर। चंदा, सुप्रिया, तुम आपस में बात कर लो, ठीक है? पढ़ाई पर ध्यान मत दो, तुम आपस में बात कर लो, एक दूसरे से प्रेम भी कर लो, चौंच भी लड़ा लो, सब कुछ कर लो यहीं, है ना? शादी की बात भी कर लो, तुम पढ़ाई पर ध्यान मत दो लेकिन। ओके, आ जाओ। अब डेटा कलेक्शन देखो, एक बात समझो, डेटा कलेक्शन का डिजिटल रूप में डेटा कलेक्शन करना बहुत आसान है। आप चीजों को मान लो कि कोई डेटा एक तो हाथ से आप कॉपी में लिख रहे हो और आप उसको कंप्यूटर में डाल रहे हो। किसी का फोटो खींच लिया, वो डिजिटल डेटा है ना? किसी चीज का फोटो ले लिया, वो डिजिटल डेटा हो गया। आपने किसी चीज को कंप्यूटर में फीड कर दिया, उसको सर्च करना, उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। तो आज के जमाने में शोध के लिए आईसीटी का अनुप्रयोग बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हमारे सिलेबस में आईसीटी का अनुप्रयोग अलग से दिया है। ओके, चलिए। गुड इवनिंग, नमस्ते भाई, नमस्ते। अब डेली क्लास में आया करो, 9 बजे डेली क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं होगी। आज मैंने हिंदी साहित्य वाले बच्चों की छुट्टी की है। कारण ये था कि आज हिंदी साहित्य के बहुत सारे नोट्स पेंडिंग थे, या फिर मुझे नई पीपीटीज बनानी है, नए नोट्स तैयार करने हैं। इसलिए मैं सोच रहा कि यार मैं बीच में फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्लास की प्रिपरेशन के लिए टाइम निकलेगा। तो मैं सोच रहा हूं कल गुरु बुद्ध पूर्णिमा से चीजों की शुरुआत करेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहां पर ऑनलाइन सर्वेक्षण के उपकरण। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कोई वीडियो बनाता हूं और वीडियो में बोल देता हूं भाई मैं ये गूगल शीट डाल रहा हूं, आप इसमें अपने अपने डेटा फिट कर दो, तो मुझे फिजिकली किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और गूगल डेटा आ जाएगा। तो गूगल फॉर्म है, उससे हम डेटा ले सकते हैं, डेटा मंगवा सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। सर्वे मंकी है, ये पेशेवर सर्वेक्षण डिजाइन के लिए तैयार किया गया है। ये सर्वे मंकी है, ये भी एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से यहां पर गूगल फॉर्म है उस तरीके से। एक है साथियों माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जिस तरह से गूगल फॉर्म है उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। ये भी बेसिकली क्या होता है, आपका डेटा सहेज करने के लिए ही उपयोगी होता है। ओके, चलिए। सर नोट्स कैसे बनाए, प्लीज टेल मी। देखो नोट्स कैसे बनाए, इसकी वीडियो मैंने, अगर आप देखोगे कंटेंट के अंदर, कंटेंट वाले फोल्डर में देखोगे तो मैंने वहां पर वीडियो डाल रखी है। नोट्स कैसे बनाएं, कैसे तैयारी शुरू करनी है, वो सब चीजें की रणनीति के मैंने 5-6 वीडियो डाल रखे हैं। हर प्रत्येक कोर्स के फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिजिटल साक्षात्कार। आज के जमाने में आप किसी भी विद्वान व्यक्ति से, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप बात कर सकते हो। मुझसे देखो, मुझे देख भी पा रहे हो, मुझसे बात भी कर पा रहे हो, मुझे कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो। ये केवल और केवल कैसे पॉसिबल हुआ है? ये आईसीटी के माध्यम से तो पॉसिबल हुआ है।
अगर तकनीक नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, तो हम और आप जुड़े ही नहीं होते। आप मुझे कभी जीवन में पहचान ही नहीं पाते, मैं आपसे कभी बात ही नहीं कर पाता। यही हो गया फायदा कि हमारी रीच बहुत आसान हो गई। क्या हो गई है? रीच आसान हो गई है। सर नोट्स कैसे बनाएं? ओके 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 ओके। प्रीति साहू, समझ गए आप लोग साथियों? सर मुझे लगा कि आप यूट्यूब पर क्लास लेना बंद कर दिए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ लोग को ये पता नहीं है एक्चुअली क्या कि यूट्यूब के बच्चों को पता नहीं था। मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैं बता नहीं पाया। हुआ है क्या कि हम लोगों ने पूरे घर ऑफिस को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, तो नई ऑफिस बनी है, नया सब कुछ सेटअप, डिजिटल बोर्ड, ये बोर्ड, तो कुछ डिजिटल बोर्ड खुल गया, वहां पर लगा है। यहाँ पर पूजा नहीं हुई थी तो क्लास नहीं हो पाई, तो मतलब बहुत बीच में बहुत कुछ हो गया इस तरीके का कि मैं बता भी नहीं पाया आप लोगों को, और हम लोगों ने नई जगह शिफ्ट किया है। बहुत शानदार ऑफिस है अभी का। यहाँ से मजा आता है पढ़ाने में, पहले भी बहुत शानदार था, अभी भी अच्छा लगता है। तो वो कई सारी चीजें हो गई थी। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब चीजें साथियों क्या होगा, ये सब हो गया साथियों, गूगल मीट हो गया, ये सब हो गया साथियों हमारे डिजिटल साक्षात्कार। तो ये आईसीटी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जिनको कहते हैं डिजिटल साक्षात्कार। ओके, चलिए भाई साहब। सर मैं पीएचडी कर रही हूं, कुछ हेल्प चाहिए थी। अगर आप पीएचडी कर रही हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत बधाई हो प्रति आपको। और आप ऐसा करो, अपने गाइड से बात करो, क्योंकि पीएचडी में गाइड आपको मिला हुआ है, वो सबसे ज्यादा हेल्प आपकी वो ही कर पाएगा। सर आप कहाँ शिफ्ट हुए हैं? मैं मतलब द्वारिका में ही रहता हूँ, द्वारिका में शिफ्ट हुआ हूँ अभी भी, पर अभी दूसरा ऑफिस बना लिया, बड़ा ऑफिस बना लिया। अब बहुत कुछ नया कर लिया, बताऊंगे फिर, ऑफिस का टूर कराऊंगा। ओके, डिजिटल साक्षात्कार के लाभ हमने देख लिया है। डेटा एनालाइज का मतलब होता है कि मान लो कि कोई आंकड़े हमने फीड किए हैं अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, उसमें से कोई चीज सर्च करना, कोई चीज फाउंड आउट करना, किसी चीज को कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और आज के जमाने में तो एआई का जमाना आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, जेमिनाई आ गया, बार्ड आ गया, दुनिया भर के एआई बोट आ गए हैं, वो आपके डेटा को और आसान तरीके से एनालाइज कर दे। तो डेटा के विश्लेषण के लिए भी आईसीटी का होना, तकनीक का होना रिसर्च में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ओके, हाँ एआई बिल्कुल। अब है साथियों मात्रात्मक उपकरण। अब इन चीजों को आप अगर देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि किसी मात्रात्मक यानी आप ना ऐसे टूल्स की बात करो जो चीजों को और बढ़ाते हैं, जैसे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आप लोग जानते होंगे, सारे लोग एम एक्सेल का मतलब जानते होंगे, जिससे कि डेटा को रखना आसान हो जाता है। जैसे प्रोग्रामिंग, ये भी साथियों, और इसी तरह से एसपीएसएस, ये ऐसे बहुत सारी डिजिटल सेवाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। मैं न्यू हूं, क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए? मोहिनी वर्मा। मोहिनी, सबको फॉर्म भरना चाहिए, आप नए हो पुराने हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एमए में अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप सबको फॉर्म अप्लाई करना ही करना है, और लेट नहीं करना है। किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉर्म भरने का तरीका मैंने अभी एक वीडियो बना दिया दिन में, उसको आप जरूर से देख लेना और फॉर्म भर देना। मेरी बात सुनो, जितने भी लोग इस वीडियो को एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे फॉर्म भरेंगे वो वीडियो बना दिया यूट्यूब पर। आप सब लोग उस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना भर देना, क्योंकि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ही जल्दी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस का एग्जाम सेंटर मिलेगा। आप जितना लेट जाओगे उतना सेकंड और थर्ड पर शिफ्ट हो जाओगे। देखो, बहुत सारे परीक्षण हैं जो ऑनलाइन होते हैं, जैसे टेस्ट होता है 2 समूह की तुलना, ऐसे साथियों कई सारी चीजें आप इसको जरूर से देख सकते हो। अब यहां पर देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है। अब यहां पर सॉफ्टवेयर साक्षात्कार के लिए है, इसके लिए गूगल मीट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहां पर जो आपको बताने जा रहा हूं वो इस तरीके से देखो। अब मान लो कि ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा को आप अगर किताब के फॉर्म में, कॉपी या नोट्स के फॉर्म में रखोगे तो ये आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाओगे।
तो हमने क्या किया कि इस डेटा को डिवाइड कर दिया एमएक्स एक्सेल पर, एसपीएस पर और प्रोग्रामिंग पर, जिससे कि क्या कि हम इसको डेटा का सर्वे करना, उसके बारे में पता करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर आप कोडिंग की बात करें तो कोडिंग भी साथ ही वहां पर आसान हो जाएगी atlas.it से। ये सॉफ्टवेयर वो हैं जो आप रिसर्च करते हुए आपके काम आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये काम भी नहीं आएंगे, लेकिन ये ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उन चीजों के लिए। अब आपको मुझे प्लेगरिज्म समझाना बहुत जरूरी है। अब देखो आईसीटी की जरूरत हमारे लिए क्यों हुई? शोध, प्रकाशन एवं जांच। अब अगर आप मान लो कि शोध, कोई आपने पेपर लिखा, आपने रिसर्च पेपर लिखा, आपने कोई किताब लिखी, कुछ भी आपने नया किया, अब आपको ऑनलाइन भी उसको प्रकाशित कर सकते हैं। क्या करा सकते हैं? ऑनलाइन भी उसको प्रकाशित करा सकते हैं। अब किसी भी तरीके से हार्ड कॉपी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में फोटोज का एल्बम को लोग सहेज कर रखा करते थे, लेकिन आज कोई फोटोज का एल्बम बनवाता है? डिजिटल फोटो रखते हैं, मोबाइल में देखो काम खत्म। समझ गए? अब देखो यहां से आ गया है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या है? ये साहित्य की चोरी को पकड़ता है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ज्यादा जल्दी जल्दी यहां पर लेकर आया। ये साहित्य की चोरी को पकड़ता है। जैसे कि मान लो कि मैंने XYZ टॉपिक पर काम किया है और उसी टॉपिक से संबंधित थोड़ा मोड़ा किसी और ने कर लिया और मेरा डेटा सारा चुरा लिया। इतने दिन की जो मैंने मेहनत करके कोई थीसिस लिखा, कोई काम किया, उसको आपने एक झटके में चुरा लिया। समझ रहे हो? तो इस चोरी को रोकने के लिए एक टूल है, उसका नाम है प्लेगियरिज्म। यानी कि चोरी डिडक्ट करने के लिए, चोरी को पकड़ने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए साथियों, यहां पर इस टूल में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपकी थीसिस भी रद्द कर दी जाती है या उसको सुधारने का आपको मौका दिया जाता है। मैं आप लोगों को कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं यार। 80 साल की उम्र में भी आप नेट दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। हाँ बिल्कुल दे सकते हो। 28 साल की उम्र में, 28 इतनी पुरानी बड़ी साल हो गई क्या? लोगों को 28 साल ऐसा लगता है तुम बुढ़े बुढ़े हो गए हो कि भाई 28 साल में कैसी बात कर रहे हो? 28 साल में क्या तुम 80 साल में नेट की एग्जाम दे रहे हो? कौन रोक रहा है तुमको? चले भाई साहब। तो प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कि आपका जो सॉफ्ट कॉपी होती है आपकी, मान लो आपने किसी चीज पर पीएचडी किया तो उसका सॉफ्ट कॉपी आपको यूजीसी के में जमा करानी होती है। उस सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से यूजीसी या यूजीसी से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि आपके रिसर्च थीसिस को जांचता है। तो पुराने थीसिस में या पुराने हुए काम में वो कितनी चोरी पकड़ी जाती है, उसके आधार पर ही साथियों आपके थीसिस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन आप रिसर्च में डायरेक्ट चोरी नहीं कर सकते। आप चाहो तो रेफरेंस देकर डाल सकते हैं। अब मान लो कि मैंने कोई टॉपिक पर काम किया है, आप उससे मिलते जुलते टॉपिक पर काम कर रहे हो, तो आप कह सकते हो शोधार्थी डॉक्टर लोकेश के अनुसार ये और उसका रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। यानी मेरे नाम के साथ आप कुछ भी लिख दो वो चलेगा, लेकिन आप स्वयं का बताकर उसको नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखो। ये साथियों प्लेगरिज्म। ओके, तो कई तरीके हैं प्लेगरिज्म को रोकने के लिए, ये आप यहां पर एक साथियों देख सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में प्लेगरिज्म रोकना ज्यादा आसान है, हिंदी वगैरह में दिक्कत आती है। तो एक ऐसा तो ड्रिल बिट नाम का एक सॉफ्टवेयर आया है, उससे हिंदी की चीजों को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखो नेट के लिए पर्टिकुलर एज है। ST SC OBC या सभी वर्गों की महिलाएं, उनके लिए जीआरएफ के लिए 35 वर्ष है और सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष। ओनली पुरुष के लिए 30 वर्ष है और सबके लिए 35 वर्ष है जीआरएफ के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। देखो ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते हैं कई बार, इसलिए मैंने सबसे आखिर में पढ़ाया है। और वैसे भी ये सबसे आखिर का ही हिस्सा है, ये जो टॉपिक है वो। पर मैं जो बताना चाह रहा हूं, क्या वो समझ चुके हैं आप लोग? आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं? समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं? वो कमेंट करके बताइए सर। पुराने स्टूडेंट है, बिल्कुल नए से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, पुरानी चीजें बदल गई हैं, तो नए तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग। मैं समझाना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे प्लेगरिज्म समझ गए हो क्या, रिव्यू ऑफ लिटरेचर समझ गए हो, ये सब छोटी छोटी चीजें समझ गए हो क्या? वेरी गुड,
थैंक यू। ओके भाई, ओके ओके ओके। डिजिटल प्रकाशन के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि डिजिटल प्रकाशन किस तरीके से होता है। एक है साथियों ORS-IIT। आप ना ये किसी तरीके से ऐसा होता है ISBN, एक ना ISBN नंबर होता है, आपने किताबों पर लिखा देखा होगा, आपने किताबों पर ISBN लिखा देखा होगा, उसी तरीके से ऑनलाइन में ये है साथियों ऑफलाइन के लिए ISBN, ये नंबर है किताब के ऑफलाइन प्रकाशन के लिए। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यह साथियों ORCID, ये एक नंबर होता है, ये 16 डिजिट का नंबर होता है जो ऑनलाइन प्रकाशन में आपको मिलता है, ताकि आपके उस प्रकाशन की श्योरिटी की जाए, उस पर कॉपीराइट का क्लेम आपका हो सके। ठीक है, हाँ, इस चीज को ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है ORCID ID किसे कहते हैं, इस किस काम आती है, तो इसको आप साथियों ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। इस 16 अंकों का पहचान संख्या है ये। अब हम बात करते हैं साथियों ICT के क्या क्या लाभ हैं। भाई साहब ICT के लाभ ही लाभ हैं, नुकसान तो खैर क्या है, कोई नुकसान नहीं है ना भाई, ICT के लाभ ही लाभ है दोस्तों। पूजा कह रही है सर मेरा कंफ्यूजन तो क्लियर करो, क्या है आपकी समस्या, वो दोबारा कमेंट करके बताओ। समझ गए हैं, वेरी गुड सर। क्लास टाइमिंग क्या होता है? 9 PM होता है बेटा, क्लास का टाइमिंग 9 PM होता है। सर पेपर होगा कैसे और कैसे देना है, इस बारे में कुछ बता सकते हो? पेपर होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको देना है। इस समय हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में होता है, आप अपना मीडियम चुन सकते हो। एक साथ ही दोनों पेपर होते हैं, 3 घंटे का पेपर लगता है, जिसमें पेपर 1 होता है जिसमें जनरल पेपर होता है, मैथ, रीजनिंग, DI, कम्युनिकेशन, RCT ये सब, और एक होता है वो होता है सब्जेक्ट। टोटल 180 मिनट होते हैं, उन्हीं में आपको 300 क्वेश्चन करने, माफ करना 150 क्वेश्चन करने होते। सब लोगों का साथियों एडवांटेज है। अब बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे क्लास में, आगे बढ़ूंगा उससे पहले बता दूं कि कल दोपहर 12 बजे हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। मैंने स्पीड नाम रखा है, आप मुझे सुझाव दे दो बैच का नाम, मैं बैच का नाम बदलने जा रहा हूं। क्या हो सकता है? कल दोपहर 12 बजे एक नया क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप सब लोगों को आना है क्लास में, उस समय आपको बहुत सरप्राइज मिलेगा। एक मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉर्म कैसे भरना है ये वीडियो बना दिया है, आप इसको जाकर साथियों देख सकते हो। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको। यहां पर आपको सारे कोर्सेज, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ लगता है तो जरूर से आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सारा साथियों लाभ ही लाभ है। चुनौती तो है ही, सबसे बड़ी चुनौती है डेटा सिक्योरिटी को लेकर, डेटा चोरी होने का सबसे बड़ा रिस्क। दूसरी चुनौती है कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर के चलाना ही नहीं जानते, समस्या ये भी है। बहुत सारे लोगों को ये ऐसे सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए पैसा लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे गांव देहात के जो इन चीजों से जानते हैं, लेकिन फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, लगा लो आप। ओके, तो यह है आज की क्लास का लेखा जोखा। इसी के साथ हमारा रिसर्च हुआ कंप्लीट। रिसर्च के नोट्स आज डाल दूंगा, जो नोट्स बच रहे होंगे आज रात में उनको मैं डालने का प्रयास करूंगा। हमारा रिसर्च कंप्लीट हो गया है, अब हम मैथ, रीजनिंग, DI की तरफ अपना रुख करें। ओके, थैंक यू सो मच। कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। सर सुपर फास्ट नाम रख दो है ना, अंदर है क्यों? तो ब्लैक थोड़ी, अपने व्हाइट कलर है अपने तो। ठीक है दोस्तों, तो हम मैथ रीजनिंग शुरू कर देंगे। पुराने स्टूडेंटों के लिए भी ऑफर है, सबके लिए। आप ऑफिस के नंबर पर कॉल कर लेना, सारे दोस्तों के लिए ऑफर मिल जाएगा, कोई न कोई। थैंक यू साथियों, थैंक यू, मिलते हैं कल।